मौजूदा वक्त की बात करें तो पिछले कुछ साल इंसानों के लिए बेहद दुर्भाग्यशाली रहे। दुनिया भर के करोड़ों लोगों ने अपनी जानें गंवाईं, देशों की अर्थव्यवस्था डूबी, ना तो लोगों की आर्थिक स्थिति ठीक थी और ना ही मानसिक स्थिति। लोगों की आवाजाही में एक भारी गिरावट देखने को मिली। सड़कें सुनसान और सन्नाटे से भरी हुई थीं। सभी अपने अपने घरों में कैद होकर रह गए। एक के बाद एक तमाम देशों में ऐसा ही हाल देखने को मिला। छोटे से वायरस की दहशत ने पूरी दुनिया में कोहराम मचा कर रख दिया। लोग डरे और सहमे हुए थे। इस दौर में कई लोगों को तो भूखा ही मरना पड़ा और पलायन की स्थिति तो आपने देखी ही होगी। बेशक 2020-21 का ये समय हम में से किसी के लिए भी अच्छा नहीं था। महामारी के अलावा हमने कुछ और भी दुर्भाग्यशाली चीजों को अपनी आंखों के सामने घटित होते हुए देखा है, जो हम दोबारा बिल्कुल भी नहीं देखना चाहेंगे। टिड्डियों का हमला, विशाखापट्टनम का गैस लीक, तूफान, साइक्लोन्स, तरह तरह के प्रोटेस्ट और वे तमाम चीजें जो हम दोबारा कभी नहीं देखना चाहेंगे। कई लोगों ने इसे इतिहास के सबसे बुरे दौर का दर्जा दिया, लेकिन दोस्तों ये तो कुछ भी नहीं था। इतिहास के पन्नों को पलट कर देखें तो ऐसी कई घटनाओं का उल्लेख मिलता है जिनके बारे में जानकर यकीनन आपकी भी रूह कांप जाएगी। आज के इस वीडियो में हम इतिहास के उन कुछ बेहद ही बुरे दौर के बारे में जानेंगे जिनके बारे में जानकर आप खुशी मनाओगे कि आप उस दौर में पैदा नहीं हुए। अगर आपको टाइम ट्रेवल का मौका मिलता है तो यकीनन आप भूलकर भी इतिहास के इन समय में नहीं जाना चाहेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम तोमर, स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। यूरोप ड्यूरिंग ब्लैक डेथ। साल 1347 से लेकर 1353 तक यूरोप ने एक भयंकर त्रासदी देखी। कहा जाता है कि 13वीं सदी के समय जलवायु परिवर्तन के कारण पूर्वी एशिया में मौजूद बीमारी फैलाने वाले चूहों ने सूखे ग्रासलैंड को छोड़कर बड़ी जनसंख्या वाले क्षेत्रों में पलायन करना शुरू किया। इन्हीं चूहों ने पूर्वी एशिया में प्लेग फैलाया और ढेरों की संख्या में लोगों की मौत हुई। इसके बाद ये चूहे सिल्क रूट की मदद से क्रेनिया पहुंचे, जिसके बाद माना जाता है कि वहीं से यूरोप में प्लेग की शुरुआत हुई। इस प्लेग को ब्लैक डेथ के नाम से भी जाना जाता है। अक्टूबर साल 1347 में कई समुद्री जहाज सीसली बंदरगाह पर रुके। इस पोर्ट पर मौजूद लोग समुद्री जहाजों पर मौजूद यात्रियों के उतरने का इंतजाम करने लगे, लेकिन थोड़े समय बीत जाने के बाद भी जब यात्री जहाज से नहीं उतरे तो लोगों ने खुद ही जहाज की ओर रुख किया और जो भयानक मंजर उन्हें देखने को मिला उसने सभी के होश उड़ा दिए। जहाज पर कई लोगों की लाश मिली और कुछ लोग अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हे बिता रहे थे। सभी इस बात से अनजान थे कि उनकी मृत्यु प्लेग के कारण हुई थी। बुब्बोनिक प्लेग की बीमारी बेहद संक्रामक थी और ये एक इंसान से दूसरे इंसान में फैला करती थी। धीरे धीरे करके पूरा यूरोप इस बीमारी की चपेट में आ गया। इतिहासकारों की माने तो केवल 4 सालों में ही यूरोप की लगभग आधी आबादी इस बीमारी के कारण मारी गई। यूरोप के 40,000 गांव इसके कारण पूरी तरह से साफ हो गए थे। प्लेग के लक्षणों में तेज बुखार, सर दर्द, जोड़ों में दर्द और उल्टी आना शामिल था। इस बीमारी की चपेट में आने के 7 दिनों के बाद ही अधिकांश लोगों की मृत्यु हो जाती थी। जो लोग इलाज नहीं करवा पाते थे उनमें से 80% लोग 8 दिनों के अंदर ही मारे जाते थे। इन आंकड़ों से आप समझ सकते हैं कि बीमारी कितनी जानलेवा और घातक थी। 1948 में यह बीमारी इतनी तेजी से फैली कि महज 4 महीनों के अंदर ही 1/3 लोगों की मृत्यु हो गई। मध्यकालीन के डॉक्टर्स ने इस बीमारी को रोकने में अपनी पूरी जान झोंक दी। लोगों को हिदायत दी गई कि वो घर पर ही रहें। प्लेग से पीड़ित व्यक्तियों के पास जाने से लोग डरते थे, यहाँ तक कि कई बार डॉक्टर्स भी उनका इलाज नहीं करते थे। खैर, उस समय के डॉक्टर संक्रमण से खुद को बचाने के लिए एक स्पेशल तरह के सूट का प्रयोग करते थे। यूरोप की आर्थिक हालात इस बीमारी के आने से पहले ही बहुत खराब थी। असामान्य समय में बारिश होने के कारण फसलें खराब हो गई थीं और अनाज की किल्लत होने लगी थी और ऊपर से ये महामारी, लोगों का जीना हराम हो गया था। कहा जाता है कि उस समय कई लोग अनाज न होने की वजह से भी मारे गए थे। पीड़ितों को तो वैसे भी न तो सही से खाना मिलता था और न ही सही इलाज। कहा जाता है कि जिन लोगों के पास उस समय अनाज हुआ करता था वो 3-4 गुने दामों पर इन अनाजों को बेचा करते थे। इसी कारण ज्यादातर लोग इसे अफोर्ड नहीं कर पाते थे और भूख से मारे जाते थे। प्लेग की ये बीमारी हर 20 से 40 सालों में फिर से अपने विकराल रूप में आ जाया करती थी और पूरे यूरोप में एक भारी तबाही मचाती थी। उस समय विज्ञान में कुछ खासा तरक्की नहीं हुई थी और इसी कारण इस बीमारी की वैक्सीन भी नहीं बन पाई। ना ही तो इस बीमारी का कोई कारगर इलाज था जो लोगों को बचा सके। समय के साथ ब्लैक डेथ की ये बीमारी अफ्रीका, मिडिल ईस्ट और दुनिया भर के तमाम देशों में भी फैली और इसने करोड़ों की संख्या में लोगों की जानें भी ली। अब दोस्तों, जाहिर तौर पर आप इस दौर में भूल कर भी नहीं जाना चाहेंगे। ये इतिहास के सबसे बुरे समय में से एक था।
कोविड-19 वायरस की मृत्यु दर तो केवल 2 से 3% है, लेकिन ब्लैक डेथ की मृत्यु दर 40 से 70% थी, जो कि काफी खतरनाक है। चाइना ड्यूरिंग मंगोल इन्वेजन। इतिहास में देखा जाए तो चीन ने एक लंबे समय तक मंगोल जनजातियों के मामले में हस्तक्षेप किया है। चीन मंगोल जातियों को कमजोर रखने और विभाजित करने के प्रयास में हमेशा ही मंगोल्स की अलग अलग ट्राइब्स को एक दूसरे से लड़वाता आया है। तेमुजिन, वो व्यक्ति जो आज चंगेज खान के नाम से जाना जाता है, वो चीन के द्वारा किए गए उन प्रयासों को नहीं भूला था जिसे चीन ने मंगोल्स को कमजोर करने के लिए किया था। चंगेज खान ने अपनी लीडरशिप में मंगोल की सभी जनजातियों को एक साथ जोड़ा और इस पूरी दुनिया पर पूरी शक्ति से एक साथ आक्रमण आरंभ किया। आपको बता दें कि चंगेज खान, जिसका शुरुआती नाम तेमुजिन था, वो इतिहास के सबसे शक्तिशाली और क्रूर राजाओं में से एक था। अपने भगवान तेंगरी के लिए वो पूरी दुनिया पर राज करना चाहता था। अपनी इसी मनसा को पूरा करने के लिए उसने मंगोल जनजातियों को एक साथ इकट्ठा किया और धीरे धीरे करके पूरी दुनिया पर कब्जा करना आरंभ कर दिया। साल 1205 में मंगोल का पूरी दुनिया पर आक्रमण शुरू हो गया था और इस आक्रमण का सबसे भारी नुकसान उठाना पड़ा चीन के आम नागरिकों को। चंगेज खान की लीडरशिप में शुरू किया गया ये आक्रमण उसके बेटे ओगेडेई खान और उसके पोते कुबलई खान द्वारा आगे और बढ़ाया गया। चंगेज खान का पूरी दुनिया पर राज करने का ये सपना अब उसके बेटे ओगेडेई खान और पोते कुलबेई खान को पूरा करना था और उन्होंने भी मंगोल जनजातियों के साथ आक्रमण जारी रखा। लेकिन चंगेज खान का ये सपना पूरी दुनिया के लिए बहुत घातक साबित हुआ, खास तौर पर चीन के लिए। तो ये सबसे बड़ी समस्या साबित हुई। पूरी दुनिया पर हुकूमत करने के इस सपने को साकार करने के लिए 1205 से लेकर 1279 तक मंगोल जनजाति ने पूरी दुनिया भर में अनेक युद्ध लड़े और इस आक्रमण ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। लाखों बेकसूर लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। चारों तरफ तबाही ही तबाही थी और जिस क्रूरता से बेकसूर लोगों को मारा जा रहा था, उसे देख आपका दिल दहल जाएगा। कहा जाता है कि अपने पीक पर होने के समय मंगोल एम्पायर ने 2.3 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर की जमीन को अपने आक्रमण से जीत लिया था और इन पर मंगोल जनजातियों का ही कब्जा था। और क्योंकि चीन इस वार से सबसे ज्यादा प्रभावित था, इसी कारण कहा जाता है कि इस दौर में एक चीनी निवासी होना आपके लिए सबसे ज्यादा खतरनाक होता। चीन में उस दौरान हर समय हर तरफ युद्ध का माहौल बना रहता था और युद्ध में सैनिकों के साथ साथ आम चीनी नागरिकों की भी खून से लथपथ लाशें देखने को मिलती थी। अमेरिकन्स। माना जाता है कि क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा अमेरिका को खोजे जाने से पहले अमेरिका में 1 से 10 करोड़ लोग रह रहे थे। अब एग्जैक्ट आंकड़े की तो किसी को भी नहीं पता, लेकिन ये एक मोटा मोटा अनुमान है। जब तक अमेरिका में वहाँ के नेटिव लोग थे तब तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जैसे जैसे लोग यूरोप से अमेरिका में सेटल होते जा रहे थे, वैसे ही एक बहुत बड़ी दुविधा अमेरिका के निवासी लोगों के सामने आ खड़ी हुई। कहा जाता है कि यूरोप के लोगों के कारण अमेरिका में निवास करने वाले अधिकतर अमेरिकी ट्राइब के लोग, उनके कल्चर और भी बहुत कुछ विलुप्त हो गए। यूरोपियन लोगों के आने से पहले अमेरिका में रह रहे लोग पूरी दुनिया से बहुत आइसोलेटेड थे और ये लोग उन बीमारियों से कभी ग्रसित नहीं हुए थे जो यूरोप में कॉमन थी। अब क्योंकि अमेरिकी वासी कभी इन बीमारियों से एक्सपोज नहीं हुए थे या कहें कि फेस नहीं किया था, इसी कारण इनमें बीमारियों से लड़ने के लिए प्रतिरोधक क्षमता डेवलप नहीं हुई थी। इसके अलावा उन अमेरिकी वासियों को इन बीमारियों के उपचार का भी ठीक अंदाजा नहीं था। तो जैसे ही यूरोपियन अमेरिका में सेटल हुए और इनका कांटेक्ट अमेरिकी वासियों से हुआ, उसके कुछ समय बाद ही जगह जगह पर एपिडेमिक्स जैसे कि स्मॉल पॉक्स अमेरिका में आग की तरह फैलने लग गए और लाखों की संख्या में लोगों की जानें गईं। क्योंकि ज्यादातर लोग बीमार थे, इसीलिए खाने का इंतजाम भी सही से नहीं हो पा रहा था। लोग खेती बाड़ी नहीं कर पा रहे थे, जिसके कारण भूखमरी का भी सामना करना पड़ा। अमेरिका की हालत भी ब्लैक डेथ के समय हुए यूरोप की हालत की तरह हो गई थी, लेकिन इन बीमारियों ने यूरोप के लोगों को जितना प्रभावित किया, उससे कई गुना ज्यादा अमेरिका के लोग इससे प्रभावित हुए। कुछ सोर्सेज के अनुसार इन बीमारियों के कारण नेटिव अमेरिकन की 90% जनसंख्या मारी गई और ये भी कम नहीं था, तो जगह जगह पर कुछ छोटी मोटी लड़ाइयाँ भी हुई, जिनके कारण नेटिव अमेरिकन का एक बड़ा हिस्सा मारा गया। अब दोस्तों, इस दौर के नेटिव अमेरिकन होने से ज्यादा बुरा आपके लिए और क्या ही हो सकता था। चाइना ड्यूरिंग लीप फॉरवर्ड। 1950 के दशक में चीन के नेता अध्यक्ष माओ ने एक ऐसा अभियान शुरू किया जिसका लक्ष्य था चाइना को आर्थिक और सामाजिक रूप से बेहद ताकतवर बनाना। ये अभियान चाइना को कम समय में बेहद समृद्ध बनाने के लिए शुरू किया गया था, लेकिन चाइना को और ज्यादा मजबूत बनाने की जगह इस अभियान ने चीन को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया और महज 4 सालों में इस अभियान के कारण
4 करोड़ लोगों की जान गई। उस समय चाइना के लीडर माओ ने फैसला किया कि देश की कृषि अर्थव्यवस्था से एक औद्योगिक अर्थव्यवस्था में बदलने के लिए प्राइवेट ओनरशिप को खत्म करना जरूरी है। प्राइवेट ओनरशिप को खत्म करने का मतलब ये था कि कोई भी पर्टिकुलर इंसान जमीन और एसेट्स को ओन नहीं करेगा, बल्कि इन चीजों के ओनर लोगों का एक पूरा समूह होगा, जिसे कम्यून कहा जाता है। साल 1958 के अंत तक 25,000 कम्यून्स को सेटअप किया गया और हर एक कम्यून में लगभग 5,000 फैमिलीज आती थीं, जो एक साथ समूह में काम किया करती थीं। इन ग्रुप्स को फिर फोर्स किया गया अनाज उगाने के लिए। लोग अब वेग्स पर काम नहीं करते थे, क्योंकि पैसों को रिप्लेस कर दिया गया था वर्क पॉइंट सिस्टम से, और सब कुछ कम्यून्स के द्वारा ही ओन किया जाता था। मतलब मालिक कोई एक पर्टिकुलर इंसान नहीं, बल्कि पूरा का पूरा ग्रुप हुआ करता था। यहाँ तक कि लोगों की खुद की आजादी भी धीरे धीरे करके खत्म होती जा रही थी। लेकिन इन सब का परिणाम बहुत भयानक निकला। खराब मौसम, तूफान, बाढ़ और टिड्डियों के हमले ने स्थिति को बद से बदतर बना दिया। टिड्डियों का हमला भी माओ की एक पॉलिसी का कारण ही हुआ था। दरअसल माओ की पॉलिसी में 1958 से लेकर 1962 तक मच्छर, मक्खी, चूहे और गौरैया को मारने का अभियान शुरू किया गया था। इस अभियान को द 4 पेस्ट पॉलिसी के नाम से भी जाना जाता है। अब दोस्तों, मच्छरों को मारने का फैसला कुछ हद तक तो सही था, क्योंकि मच्छरों के कारण ही मलेरिया होता था। मक्खी भी कई तरह की बीमारियों को फैलाने के लिए जिम्मेदार थी, और चूहे भी अनाज को खराब कर देते थे। इसी तरह गौरैया भी फसलों को खा जाती थी, इसीलिए गौरैया को भी मारने का प्लान बनाया गया। लेकिन इसका अंजाम बहुत बुरा हुआ। दरअसल गौरैया फसलों को खाने के साथ साथ टिड्डियों को भी खाती थी, और इससे टिड्डियों की संख्या कंट्रोल में रहती थी। लेकिन गौरैया की कमी होने के बाद टिड्डियों की संख्या में एक भारी उछाल देखने को मिली, और टिड्डियों ने पूरी फसलों को तहस नहस कर दिया। इसी कारण चीन में भूखमरी का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से 4 से 5 करोड़ लोगों की मृत्यु हुई। अब दोस्तों, इस दौर में चीन का एक नागरिक होना आपके लिए किसी भयानक सपने से कम नहीं होगा। तो दोस्तों, कमेंट में बताना कि आपको इनमें से इतिहास का कौन सा समय सबसे ज्यादा भयानक लगा, और आप कौन से समय में कभी भी जाना नहीं चाहेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, और ऐसे ही वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं।